ये कहानी भी एक सोने के पिंजड़े की है, जिसके भीतर कैद है एक राजकुमारी। खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें, धूप का कतरा भी उस तक नहीं पहुंचता। 24 घंटे निगरानी रहती है, पहरेदारी की घूरती निगाहें। बस एक बाथरूम था जिसके भीतर चौकीदारी नहीं थी। इस आयरन कर्टन सिक्योरिटी में भी राजकुमारी को मिला एक हमदर्द। उसने चुपके से एक फ़ोन थमा दिया। इसके सहारे राजकुमारी ने पैगाम पहुंचाया। बाथरूम में खुद को बंद करके अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और फुसफुसाती आवाज़ में बोली, मैं एक विला में कैद हूँ, यहाँ खिड़कियाँ तक नहीं खुलती। 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी जाती है, न जाने कब से ताज़ी हवा तक नहीं मिली। मैं बाथरूम से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि ये इकलौता कमरा है जिसका दरवाज़ा बंद करने की मुझे इजाज़त है। मैं बंधक हूँ, गुलाम बना दी गई हूँ, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में नहीं है। ये किस राजकुमारी की कहानी है और कहाँ है वो कैद, किसने उन्हें हॉस्टेज बना रखा है और इस मामले में भारत का क्या कनेक्शन है, इसे हम आपसे विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत किडनैपिंग की कहानी से। साल 2001 मार्च का महीना। ब्रिटेन में कैम्ब्रिजर नाम की एक जगह है। एक रोज यहाँ पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आया। कॉलर ने पुलिस को करीब 9 महीने पहले की एक शाम का वाकया बताया। वाकया यूं था कि अगस्त 2000 की एक शाम 19 बरस की एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ एक बार में गई। देर रात तीनों बार से निकले। सड़क पर टहलते हुए वो जा रहे थे कि यकायक एक कार उनके बराबर में आ रुकी। कार के अंदर थे 4 आदमी। उन्होंने लड़की को जबरन कार में बिठाया। फिर वो चारों लड़की को एक पॉश इलाके की इमारत में ले गए। रात भर उसे यहीं रखा। अगले रोज एक प्राइवेट जेट में बिठाकर लड़की को ब्रिटेन से बाहर ले जाया गया। इस लड़की का नाम था शेख शमशा। कौन है शेख शमशा? किसने उसे अगवा कराया था? शमशा के मुताबिक उसके किडनैपर का नाम था शेख मोहम्मद अल मखदूम। आखिर कौन है ये शख्स? अरबी भाषा का एक शब्द है अमीरात, मतलब एक राजनीतिक भूभाग जहाँ सत्ता माने राजशाही होती है। अमीरात का राजा कहलाता है अमीर। ऐसी ही एक यूनिट है संयुक्त अरब अमीरात, शॉर्ट में यूएई कहा जाता है। ये एक अकेला देश नहीं, 7 अमीरातों का एक ग्रुप है। इन 7 अमीरातों के नाम हैं अबू धाबी, राजशाह, अजमान, अल कवीन, रास उल खाइमा, फुजाइरा और दुबई। यूएई में राजधानी अबू दुबई के बाद सबसे रईस दुबई ही है। इस रियासत के राजा हैं शेख मोहम्मद अल मखदूम। इनकी उम्र है 70 साल। 6 शादियों से कुल 25 बच्चे हैं। इन्हीं 25 औलादों में से एक थी प्रिंसेस शमशा, जिसे अगस्त 2000 में खुद उसके वालिद ने ब्रिटेन से किडनैप कराया था। ये आखिरी बार नहीं था जब शेख ने अपनी किसी बेटी को किडनैप कराया हो। अभी ऐसी कई कहानियां बाकी हैं। इन्हीं कहानियों का सिरा हमें ले जाता है शमशा की छोटी बहन राजकुमारी लतीफ़ा पर। जून 2002। 16 साल की लतीफ़ा एक रोज़ महल से भाग जाती हैं। वो यूएई और ओमान की सरहद पर पहुंच चुकी हैं। इरादा है ओमान पार करके अरब सागर में पहुंचना, फिर किसी छोटी सी डोंगी में छुपकर दूर कहीं निकल जाना। मगर उसके वालिद शेख अल मखदूम को लतीफ़ा के भागने की खबर लग चुकी है। सारे बॉर्डर्स पर लतीफ़ा को ट्रैक किया जा रहा है। वो पकड़ी जाती हैं। दुबई वापस लाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। तकरीबन 3.5 साल वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी निरी अकेली कैदी रखी जाती हैं। खूब टॉर्चर होती है। फिर जब ये तस्दीक हो जाती है कि उसने सबक सीख लिया है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहाई मिलते ही आज़ादी नहीं, लतीफ़ा जेल की जगह अब 40 कमरों की एक आलीशान महल में कैद रह जाती हैं। 100 नौकरों और पहरेदारों की निगरानी में। पैसा खूब मिलता है, मगर खर्च करने की आज़ादी नहीं, किसी दोस्त से मिलने की परमिशन नहीं, अपनी मर्जी से कहीं जाने की छूट नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई तक की इजाज़त नहीं। और इसी दौर में लतीफ़ा की मुलाकात होती है टाइना योही आइनियन से। फिनलैंड की रहने वाली टाइना फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। वो लोगों को कोपायरा भी सिखाती हैं। कोपायरा ब्राज़ील का एक पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है। लतीफ़ा को कोपायरा सीखना था। उन्हें ये ट्रेनिंग देने के लिए टाइना को हायर किया गया। लतीफ़ा को केवल फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं मिली, बल्कि
की एक राजदार भी मिल गई। वो जो भी किसी से नहीं कह पाती टाइना को बताती थी। लतीफ़ा ने टाइना से कहा, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे हर हाल में यहाँ से भागना है, नॉर्मल जिंदगी जीनी है। मगर बड़ा सवाल यह था कि इतने सुरक्षा बंदोबस्त को तोड़कर भागें कैसे। इसी उपाहो में लतीफ़ा को एक नाम सूझा, हर्ब जुबैर। हर्ब जुबैर कौन है? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हर्ब एक जमाने में फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के जासूस थे। नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका चले गए, वहाँ अपनी एक शिपिंग कंपनी बनाई। कुछ सालों के बाद शेख के न्योते पर हर्ब कारोबार करने दुबई आ गए। यहाँ वो पर्यटकों के लिए छोटी पनडुब्बियां और नाव बनाने लगे। कुछ ही बरस बीते थे कि हर्ब के साथ एक कांड हो गया। अथॉरिटीज ने उन पर गबन का इल्जाम लगा दिया, उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई। अब हर्ब ने बनाया एक प्लान, कहा थोड़ी मोहलत दो, सारे पैसे चुका दूंगा। ये मोहलत मांगते समय हर्ब के दिमाग में एक प्लानिंग थी। वो चुपचाप दुबई से भाग जाने की युक्ति बना रहे थे। इसमें काम आई उनकी जासूसों वाली ट्रेनिंग। मई 2008 में एक रोज बुर्का पहनकर उन्होंने पुलिस को चकमा दिया, समंदर की पेट्रोलिंग वाली पुलिस टीम की नाव को खराब कर दिया और खुद एक छोटी सी डोंगी में बैठकर दुबई से भाग आए। हर्ब के दुबई से भागने की कहानी विस्तार में जाननी हो तो आप उनकी लिखी हुई किताब एस्केप फ्रॉम दुबई भी पढ़ सकते हैं। दुबई से यूं भाग जाना मामूली बात तो थी नहीं, इसलिए लतीफ़ा ने जब दोबारा भागने की सोची तो उन्हें पूर्व हर्ब का ख्याल आया। लतीफ़ा ने पहली बार हर्ब से संपर्क किया 2011 में। उन्होंने ईमेल भेजकर हर्ब से मदद मांगी, यहाँ से निकलने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। शुरुआत में हर्ब को लतीफ़ा पर यकीन नहीं हुआ, सोचा कहीं ये मुझे धोखे से दुबई बुलाने की साजिश तो नहीं। मगर धीरे धीरे लतीफ़ा ने हर्ब को भरोसा जीत लिया। वो लतीफ़ा की मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन ये होता कैसे? हर्ब जानते थे कि रातों रात दुबई से भागना नामुमकिन है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। हर्ब ने टाइना के मार्फत लतीफ़ा के पास अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड पहुंचाए ताकि लतीफ़ा और उनकी बातचीत की शेख अल मखतूम को भनक भी न लगे। उन्होंने टाइना की मदद से लतीफ़ा को स्कूबा डाइविंग में ट्रेन करवाया। फिर दुबई के बाहर लतीफ़ा के सीक्रेट ट्रांसफ़र की तैयारियों में जुट गए। इसके खर्चों के लिए लतीफ़ा ने हर्ब को करीब 3 करोड़ रुपए भिजवाए। हर्ब ने ओमान में एक ऑडी कार खरीदी, उसे मॉडिफाई करके कार में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनवाया ताकि लतीफ़ा और टाइना जब दुबई क्रॉस करके ओमान आएं तो वहां से समुंदर तक पहुंचने के दरमियान पकड़ी न जाएं। महीनों की तैयारियों के बाद प्लानिंग पर अमल की तारीख मुकर्रर हुई 24 फरवरी 2018 को। इस रोज हर्ब भी अपनी नाव लेकर ओमान के समुंदर तट पर पहुंच चुके थे। उधर दुबई में लतीफ़ा और टाइना कैफ़े जाने के बहाने महल से निकली। दोनों को रात 10 बजे तक लौट आने की ताकीद मिली थी। लतीफ़ा के ड्राइवर ने उन्हें कैफ़े के बाहर ड्रॉप किया और पार्किंग में गाड़ी लगाकर इंतजार करने लगा। दोनों लड़कियां कैफ़े के अंदर गई, कपड़े बदले, अपना फ़ोन फेंका और पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। यहाँ एक कार पहले से ही इनका इंतजार कर रही थी। इसमें बैठकर दोनों दुबई की सीमा पार करके ओमान पहुंच गई। यहाँ सीक्रेट कंपार्टमेंट वाली ऑडी में बैठकर वो समुंदर तट पर पहुंची। यहाँ एक छोटी डोंगी में बैठकर दोनों इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ बढ़ गई, वहाँ जहाँ हर्ब अपनी नाव लिए इनका इंतजार कर रहे थे। तीनों को लगा कि अब तो हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में हैं, दुबई की पहुंच से दूर हैं। मिशन पूरा हुआ। लतीफ़ा बहुत खुश थी। उन्होंने नाव में लगे सैटेलाइट सिस्टम से अपनी माँ और बहनों को संदेश भेजा, कहा अलविदा। मगर क्या एक क्रूर पिता से बच पाना लतीफ़ा के लिए इतना आसान था? हर्ब, लतीफ़ा और टाइना तीनों के अभी करीब 1 हफ्ते तक समंदर में रहना था। अरब सागर पार करके हुए उन्हें अपनी मंजिल भारत पर पहुंचना था, फिर यहाँ से अमेरिका। ये कमोबेश वही रूट था जिस रास्ते मई 2008 में हर्ब दुबई से भागे थे। दोबारा वही रूट पकड़ना उन तीनों के लिए बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ये बात है 4 मार्च 2018 की। लतीफ़ा के दुबई से भागे 8वें दिन था। उनकी नाव भारत की पश्चिमी तट के पास इंटरनेशनल वाटर में थी। यहाँ से आगे बढ़ते तो कुछ घंटों में गोवा पहुँच जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों ने देखा थोड़ी दूरी से 3 सफ़ेद जहाज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज थे। एक चौथा जहाज भी था जिस पर यूएई का झंडा लगा था। इन 4 जहाज़ों के अलावा आसमान में 2 हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहे थे। लतीफ़ा नज़र में आ चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन राधा स्टर्लिंग नाम की एक वकील को मैसेज किया, लिखा प्लीज़ हेल्प प्लीज़ हेल्प।
देयर आर मैन आउटसाइड। माँ ने मेरी मदद करो, बाहर कुछ लोग आए हैं। लतीफ़ा क्या मदद मांग रही थी राधा से? दरअसल राधा के पास लतीफ़ा का एक वीडियो था। लतीफ़ा ने वीडियो एडवांस में ही राधा को भेज दिया था, इस ताकीद के साथ कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो राधा वीडियो पब्लिक कर दें। लतीफ़ा ने कहा, हम घिरे हुए हैं, तुम वीडियो रिलीज कर देना। 4 मार्च 2018 की उस रात तकरीबन 11 बजे थे जब लतीफ़ा को मैसेज मिलने के बाद राधा ने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इसमें लतीफ़ा कह रही थी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है या मैं मर चुकी हूँ या मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। उस रात क्या हुआ लतीफ़ा के साथ, ये कहानी दुनिया को सुनाई हर्ब और टाइना ने। उनके मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडो उनकी नाव पर चढ़ गए। उन्होंने लतीफ़ा को पकड़ा। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, कहती रही, प्लीज़ मुझे चाहे तो गोली मार दो मगर दुबई वापस मत भेजो। लतीफ़ा ने यह कहा कि वो इंटरनेशनल वाटर में हैं, भारत से शरण मांगना चाहती हैं। उन्हें जबरन वापस भेजना गैर कानूनी है, मगर इसके बावजूद इंडियन कोस्ट गार्ड ने उन्हें यूएई सिक्योरिटी के फोर्सेस के हवाले कर दिया। वो पहले हेलीकॉप्टर फिर प्राइवेट जेट में बिठाकर लतीफ़ा को दुबई ले गए। उधर यूएई अथॉरिटीज़ ने हर्ब और टाइना के साथ भी खूब मारपीट की। करीब 2 हफ्ते तक अरेस्ट रहने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई। उस रात के बाद करीब 1 साल तक लतीफ़ा की खबर नहीं आई। फिर 2019 में टाइना अपने परिवार से मिलने फिनलैंड गई हुई थी। यहाँ एक रोज़ मार्केट में एक अजनबी उनके पास आया। उसने टाइना से एक सवाल पूछा, कहा, लतीफ़ा को कोपायरा सिखाते हुए तुमने उनका क्या निकनेम रखा था? टाइना ने जवाब सुन उस अजनबी ने उन्हें एक फ़ोन थमाया। उस फ़ोन पर घंटी बजी। उठाया तो आवाज़ आई, हेलो, मैं लतीफ़ा। आपको शुरुआत याद है जब एक कैद राजकुमारी बाथरूम में छुपकर अपनी सहेली को फ़ोन करती थी? वो लतीफ़ा ही थी। वो वीडियो कॉल पर टाइना को अपनी दुर्दशा बताती थी। टाइना इस वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लेती थी, ये सोचकर कि शायद कभी ज़रूरत पड़े। बीते रोज़ यानी 16 फरवरी को टाइना के रिकॉर्ड किए गए वही वीडियोज़ पब्लिक हो गए। टाइना ने खुद ये वीडियो बीबीसी को दिया। उनका कहना था कि महीनों से उनका लतीफ़ा से संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्हें आशंका है कि लतीफ़ा का फ़ोन पकड़ा गया। वो किस हालत में है कोई नहीं जानता, इसलिए वो लतीफ़ा के वीडियोस दुनिया को दिखाना चाहती हैं ताकि यूएन समेत बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ तो सुध ले लतीफ़ा की। चाइना ने बीबीसी को वीडियोस दिए। उनमें लतीफ़ा खुद अपनी आप बीती सुना रही हैं। वीडियोस के कुछ मुख्य अंशों का अनुवाद हम आपको यहाँ बताते हैं। पहला, मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के लिए डरती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊँगी कि नहीं। पुलिस मुझे धमकाती है, कहती है कि मुझे जीवन भर जेल में रखा जाएगा। मैं सूरज की रोशनी तक नहीं देख सकूँगी। मेरे लिए ये सीधी बात है, या तो मैं आज़ाद हूँ या नहीं। दुनिया को जानना चाहिए कि मुझे किस तरह कैद रखा गया है। इन वीडियोज़ में लतीफ़ा ने 4 मार्च 2018 की भी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैं लड़ रही थी उनसे, उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था। फिर एक आदमी मेरे पास आया। उसने अपने पास से एक सिरिंज निकाली और मेरी बाहों में इंजेक्शन लगा दिया। मुझे भारत की एक मिलिट्री जहाज़ पर ले जाया गया। मैं कहती रही कि मुझे दुबई नहीं जाना, मुझे शरण चाहिए, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे यूएई कमांडोज के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने मुझे बहुत पीटा। मैंने एक कमांडो की बाह में खूब जोर से दांत से काट ली। फिर उन्होंने मुझे ट्रैंक्विलाइज़र लगाया और दुबई वापस ले गए। तब से मुझे अकेले कैद में रखा गया है। आज़ाद होने की मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। मैंने कोई अपराध किया हो तो केस चलाओ, मुझ पर ट्रायल दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लतीफ़ा के प्रसंग में अपनी भूमिका पर भारत ने अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। मामला उछला तो यूएई की सफाई आई। कहा, लतीफ़ा को किडनैप नहीं, रेस्क्यू किया गया था। इस पर यूएन ने कहा कि हमें लतीफ़ा के जिंदा होने के सबूत दो। ये सबूत देने के लिए शेख अल मखदूम ने एक साजिश रची। इसमें मददगार बनी शेख की छठी बीवी हया। वही हया जो कुछ महीने बाद खुद दुबई से भाग गई, ब्रिटेन में अपने पति पर मुकदमा किया। कहा, शेख उन्हें मरवाना चाहते हैं। मगर लतीफ़ा वाले प्रसंग के समय हया अपने पति की टीम में थी। ये बात है दिसंबर 2018 की। एक रोज़ हया लतीफ़ा से मिलने आई। कहा, तुमको परीक्षा देनी होगी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। अगर तुमने वहाँ ठीक बर्ताव किया तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसके वादे के साथ हया लतीफ़ा को मिलवाने ले गई मैरी रिबिन्सन से।
मैरी आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति हैं, यूएन की हाई कमिश्नर रह चुकी हैं। खास इस मुलाकात के लिए मैरी 15 दिसंबर 2018 को दुबई पहुंची। हया लतीफ़ा को उनसे मिलवाने लाई। इस मीटिंग में मैरी ने किताब, पर्यावरण, फलाना फलाना तमाम मुद्दों पर बात की। लतीफ़ा के सारे तस्वीरें खिंचवाई, मगर एक बार भी लतीफ़ा का हाल चाल नहीं पूछा। मीटिंग के 9 रोज बाद लतीफ़ा और मैरी की तस्वीरें पब्लिक हो गई। उन्हें जारी किया था यूएई ने, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि लतीफ़ा बिल्कुल ठीक हैं। इस प्रोपेगेंडा के पीछे की असली साजिश जानते हैं? हया ने मैरी से कहा था कि लतीफ़ा को एक मानसिक बीमारी है, यानी बायपोलर डिसऑर्डर। मैरी ने भी तोते की तरह दुनिया के आगे ये दोहरा दिया, कहा उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, परिवार बड़े प्यार से उसका ख्याल रख रहा है। मैरी को अब अपने कहे पर अफसोस है। वो कहती हैं कि अनजाने में ही प्रोपेगेंडा का शिकार बन गई। क्या है इस कहानी का निचोड़? निचोड़ है पावर का बेवजह फ़ायदा। शेख उल मखतूम ने अपनी बेटियों के साथ जो किया, जोर जबरदस्ती के साथ, उस सरासर अपराध है। कोई आम इंसान ये करता तो जेल में होता, लेकिन शेख मखतूम खुद दुबई के शासक हैं, ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं, उनके लिए कोई सज़ा नहीं। दुनिया चुपचाप देख रही है लतीफ़ा की दुर्दशा। मदद की उनकी अपील बस मानवाधिकार संगठनों और इंटरनेशनल मीडिया के रपटों में जगह पा रही हैं। शायद वो कहावत ही गलत है, ग्रेट पावर अपने साथ कोई जिम्मेदारी नहीं लाती, ये आपके अपराध ढकने का जरिया बन जाती हैं।